हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे, स्पेशली चर्चा करने वाले हैं माय लास्ट डिचेस। माय लास्ट डिचेस जो पोएम है स्टूडेंट्स, ये पोएम लिखी गई है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। यदि मैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करूँ तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म हुआ था 7 मई 1812 ईस्वी में, लंदन में हुआ था, याद रखना है। और इनका डेथ जो है 12 दिसंबर 1889 ईस्वी में, 12 दिसंबर 1889 में इनका डेथ हुई थी। ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म जो हुआ था 1812 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1889 ईस्वी में। यदि हम इस पीरियड की बात करें कि किस पीरियड में ये लिखा गया था या रॉबर्ट ब्राउनिंग किस पीरियड की पोएट है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है विक्टोरियन पीरियड के पोएट हैं, ये याद रखना है। और इन्होंने शादी किया था 1846 ईस्वी में एलिजाबेथ बैरेट नाम की राजकुमारी लड़की रानी से। और इस पोएम की जेनर की यदि बात करें कि माय लास्ट डचेस क्या है, तो माय लास्ट डचेस जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है स्टूडेंट्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है जो जिसमें एक इमेजिनेटिव लिसनर होता है, साइलेंट लिसनर होता है, अकेले स्पीकर बोलता है और कोई सुनने वाला रहता नहीं है, लेकिन ऐसा क्रिएट किया जाता है कि कोई सुन भी रहा है उसे, तो इसे हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो माय लास्ट जो पोएम है ये 56 लाइन की पोएम है और ये एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। तो मीटर यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे एम्बिक पेंटामीटर, और स्ट्रक्चर पूछा जाए तो 56 लाइन और 28 हेरोइक कपलेट यूज किया गया है, यानी 56 लाइन जो है वो दोहा है, इसमें 28 दोहा है, हेरोइक कपलेट है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर हेरोइक कपलेट क्या होता है? तो मैंने पहले भी बताया था कि कपलेट का मतलब होता है दो लाइंस जिसका राइम सेम हो, एक जैसा हो। हेरोइक कपलेट किसे कहते हैं तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जब मैं पोएम को डिस्कशन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पे हेरोइक कपलेट किसे कहते हैं मैं अभी समझा दूंगा। एम्बिक पेंटामीटर में है और पब्लिशन जो है इसका हुआ था पब्लिशिंग 1842 ईस्वी में पब्लिश हुआ था प्रथम बार। तो ये ड्रामेटिक लिरिक के रूप में पब्लिश हुआ था 1842 ईस्वी में, और 1863 ईस्वी में इसे दोबारा ड्रामेटिक रोमांस के रूप में पब्लिश किया गया था 1863 ईस्वी में भी। लेकिन वर्तमान जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रामेटिक लिरिक है ये, और ड्रामेटिक लिरिक ये 1842 ईस्वी में इटली में इसकी सेटिंग रखी गई थी और ये इटली में लिखी गई थी। तो फिलहाल जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो ये डिस्कशन में पहले भी चर्चा कर दिया हो। देखिए, माय लास्ट डचेस इज अ पोएम, इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, या आप कह सकते हैं माय लास्ट डचेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, frequently anthologized as an example of the dramatic monologue। ये बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, माय लास्ट डचेस। मोनोलॉग का मतलब होता है स्वयं से बात करना, खुद से बात करना। इट इज फर्स्ट अपीयर्ड इन 1842 इन ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक लिरिक। ये पहली बार 1842 ईस्वी में ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई थी ड्रामेटिक लिरिक के रूप में। एंड देन आफ्टर द पोएम इज कंपोज्ड इन 28 राइमिंग कपलेट्स ऑफ एम्बिक पेंटामीटर। इसमें 28 जो है एम्बिक पेंटामीटर में 28 कपलेट था। और कैसा कपलेट था तो याद रखना हेरोइक कपलेट था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि माय लास्ट डचेस जो है ये क्या है, तो इसमें कितने हेरोइक कपलेट का यूज हुआ है, तो 28 हेरोइक कपलेट का यूज हुआ है इसमें। और ये क्या है इसका मीटर, तो एम्बिक पेंटामीटर है। बच्चे आपके मन में आ रहा होगा कि सर एम्बिक पेंटामीटर किसे कहते हैं, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, यही है लास्ट डचेस जो अल्फांसो है, किंग है, ड्यूक है फेरेरा का, उसकी वाइफ फर्स्ट पत्नी जो है यही है जिसके लिए वो यूज किया गया है द लास्ट डचेस। जो लास्ट डचेस है इसका नाम क्या था, ल्यूक्रीजा डी मेडिसी बाय ब्रॉन्जिनो एंड अलेक्सेंड्रियो के द्वारा ये लिखा गया था ये पोएम, जिसमें इनकी चित्र बनाई गई है। तो ये कहानी है अल्फांसो का, अल्फांसो सेकेंड डी स्टेट ड्यूक ऑफ फेरारा, जो कि ड्यूक है फेरारा का। ठीक है, ये कहानी किसकी है, अल्फांसो, अल्फांसो का जो है वो ड्यूक है फेरारा का। दूसरा इसमें है इसकी दो पत्नी होती है, पहला है आर्क डचेस
ऑफ बारबरा ऑफ द ऑस्ट्रिया, जो कि दूसरी पत्नी बनेगी जिससे शादी करने का इसका मन है, डचेस कंसॉर्ट ऑफ फेरारा बनेगी। और पहली वाइफ जो है जिसके लिए यूज हुआ है लास्ट डचेस, उसका नाम है लुक्रेजिया डी मेडिसी, डचेस ऑफ फेरारा, डचेस ऑफ फेरारा। तो याद रखना है यही है लास्ट डचेस। अब हम लोग पोएम की लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। तो मैं एक बार पुनः बता दूं, इसमें कैरेक्टर जो है, फर्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ फेरारा जिसका नाम है अल्फांसो। क्या नाम है? ड्यूक ऑफ फेरारा जिसका नाम है अल्फांसो। अल्फांसो 25 साल का है, याद रखना बच्चों। जो किंग है, ड्यूक है, वो 25 साल का है। और 25 साल की उम्र में, यानी कि इसने शादी कर लेता है 1568 ईस्वी में। इसकी शादी पर 1558 ईस्वी में इन्होंने शादी किया एक ड्यूक की बहन से, जिसका नाम है ल्यूक्रेजिया डी मेडिसी, जो कि मात्र 14 साल की रहती है। अब आप देख ही सकते हो ड्यूक कितने साल का है, 25। ड्यूक कितने साल का है, 25। और डचेज कितने साल की है, मात्र 14 ईयर की है। यहीं पर सबसे बड़ा गैप क्रिएट होता है। जो डचेज है बच्चों, ये डचेज जो है इसकी उम्र कितनी है, 14। और ये जो ड्यूक ऑफ फेरारा है, ड्यूक अल्फोंसो, ये कितने साल का है, 25 ईयर का है। अब आप देख सकते हो कि जो ड्यूक है, ड्यूक ऑफ फेरारा है, ड्यूक ऑफ फेरारा जिसका नाम अल्फोंसो है, इसने शादी किया डचेज से। तो डचेज उस समय कितने साल की थी, 14 साल की। अल्फोंसो कितने साल का था, 25 साल का। तो एक तो ह्यूज गैप था, इन दोनों की शादी तो हुई लेकिन दोनों की उम्र में देखिए कितना साल का गैप है, लगभग 11 साल का यहाँ पर गैप बन रहा है। अब 11 साल का गैप में शादी हुई तो लाजमी था कि दोनों का माइंडसेट जो है एक दूसरे से मैच नहीं खा रहा था, और जिसकी वजह से परेशानियां हुई। और इन्होंने शादी कब किया था, 1558 ईस्वी में। याद रखना है कब शादी हुई थी, 1558 ईस्वी में इनकी शादी हुई। सबसे बड़ी बात देखिए, 1558 ईस्वी में शादी हुई। और क्या किया इन्होंने, इनकी शादी जो हुई 1558 ईस्वी में हुई, और 1561 ईस्वी अपने पत्नी को इन्होंने मार दिया। ध्यान रखना है, ऐसा मानना है कि जहर खिला के मार दिया था। शादी कब किया था भाई, मैरिज कब हुई थी, 1558, किससे, इस डचेस से। और इसके बाद इसने क्या किया, अपनी वाइफ यानी लास्ट डचेस को 1561 ईस्वी में जहर देके मार दिया। यानी मात्र 3 साल इनकी शादी चली। अब क्यों मार दिया, ये डिस्कशन हम लोग आगे पोएम में करने वाले हैं। और मारने के बाद दूसरा शादी करने के लिए ये अब तैयार है। और दूसरी शादी के लिए जो तैयार है, तो इनके यहाँ आया है एनवॉय, ENVOY। एनवॉय का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ काउंट, यानी राजा का जो मैसेंजर होता है। और हम मिथिलांचल में हम लोग उसे घटक कहते हैं या अगुआ कहते हैं। आप कह सकते हैं जो शादी ब्याह करवाने वाले होते हैं, बीच के बिचौलिया, उसे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं एनवॉय। तो सेकेंड शादी के लिए तैयार हैं, जिसके इनके घर पर आया हुआ है एनवॉय, मैसेंजर। अब काउंट ऑफ टायरोल है फर्डिनेंट, जो अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं इससे, सेकेंड मैरिज। और इसलिए इनके घर पर वो आए हुए हैं। कौन आए हुए हैं, अगुआ जिसको आप कह सकते हो, इसके घर पे आया हुआ है। यानी अब जो फेरारा, ड्यूक ऑफ फेरारा है, ड्यूक ऑफ फेरारा, इसके घर पर एनवॉय यानी अगुआ पहुंच चुका है। क्यों पहुंचा है भाई, इसकी दूसरी शादी के लिए। अब जब से अमूमन आप लोग गांव घर में भी देखते हैं, होता है ना कि अगुआ आता है तो बड़ाई करता है, देखिए हमारे यहाँ इतना जमीन है, ये खेत है, ये हमारा है, वो उसका है, ये है। तो ड्यूक जो है, ये भी अपना, ड्यूक ऑफ फेरारा जो है, अल्फोंसो जिसको कहते हैं, अल्फोंसो अपना बड़ाई करने के लिए जो है घर और दिखा रहा था। घर दिखाने के क्रम में उसने
एक पेंटिंग दिखाया उस एनवॉय को। एनवॉय का मतलब अगुआ समझना है, मैसेंजर है ये, जो कि सेकंड मैरिज के लिए आया है कि भाई इसके घर द्वार देखने के लिए, क्योंकि इसकी शादी दूसरा शादी करना है इस डी को। तो वो एनवॉय से कहता है कि दैट इज माय लास्ट डचेस, कि वो देखिए जो दीवार पर पेंटेड ऑन द वॉल, कि आप वो देखिए जो दीवार पर दिख रहा है वो मेरी पिछली पत्नी है, मतलब वो मेरी, इट मीन्स फर्स्ट वाइफ है। दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। आप देख रहे हो ना जो दीवार पे पिक्चर, वो मेरी पिछली पत्नी है, लास्ट वाइफ है, यानी फर्स्ट वाइफ है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, देखिए ऐसे दिख रही है ना मानो मानो शी वर अलाइव, वो जिंदा हो। आई कॉल मुझे याद है, दैट पीस ऑफ वंडर नाउ, ये जो पीस ऑफ पिक्चर जो है, जो दीवार पे आप देख रहे हैं ना, ये वंडरफुल पिक्चर है और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर पीस है। इसे क्यों रेयर पीस है? क्योंकि इसे बनाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस पिक्चर को मैंने कहाँ से बनवाया है? फेरा पेंडोल्फ हैंड से। ये जो बना हुआ है पिक्चर, इसको पिक्चर को बनाना कौन है भाई? फ्रा पेंडोल्फ नामक एक मॉन्क थे। अच्छा याद रखना है, फेरा पेंडोल्फ जो है यहाँ कोई नहीं है, ये इमेजिनेटिव कैरेक्टर है। याद रखना है, इमेजिनेटिव कैरेक्टर के रूप में ये फेरा पेंडोल्फ को दिखाया गया है बड़ाई करने के लिए। जैसे कई बार होता है ना कि आप सामान्य दुकान से ले आते हैं कोई चीज़ और आप कहते हैं अरे शुद्ध घी में बना हुआ है, या आप कहते हैं कि भाई ये चमन लाल का मिठाई है, या आप कहते हैं अग्रवाल की मिठाई है, तो आप एक नाम लेते हैं बड़ा सा जिससे लोगों को लगे कि हाँ भाई प्रसिद्ध है। उसी तरह एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर जो है का चर्चा किया गया कि ये पिक्चर कोई साधारण पिक्चर नहीं है। ये पिक्चर जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये पिक्चर बनाया गया है फेरा पेंडोल्फ। फेरा पेंडोल्फ एक बहुत महान मॉन्क हुआ करते थे। वर्कड विजली और डे, कहते हैं कि फेरा पेंडोल्फ ने पूरे दिन भर अपना समय देकर इस पिक्चर को बनाया है। एंड देयर शी स्टैंड्स, और देखिए ये खड़ी है। विल इट प्लीज यू सर, यहाँ सर होगा सीट की जगह पर, ठीक है, ये सीट नहीं है बच्चे, सर सॉरी। विल यू प्लीज सिट एंड लुक एट हर, सॉरी ठीक है, यहाँ पर सीट ही है। विल यू प्लीज, क्या विल इट प्लीज यू, क्या ये आपको अच्छा लगा? आप इस पिक्चर को देख के खुश हुए? सिट एंड लुक एट हर, क्वेश्चन मार्क। बैठिए और देखिए उसे। किसे देखने के लिए बोला जा रहा है? अपनी वाइफ लास्ट डचेस को, जो कहाँ पे है? पेंटिंग पिक्चर में। आई सेड फेरा पेंडोल्फ बाय डिजाइन फॉर नेवर रीड। आई सेड, मैंने कहा, फेरा पेंडोल्फ बाय डिजाइन फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनियंस। काउंटेनियंस का मतलब होता है चेहरा। कह रहा कि ये पिक्चर डिजाइन किया गया है फेरा पेंडोल्फ के द्वारा फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू। आपके जैसे जो अजनबी है उसको आज तक मैंने कभी नहीं दिखाया इस पिक्चर को। इस पिक्चर को, इस चेहरा को मैंने आज तक किसी को भी नहीं दिखाया। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, देखिए इस पिक्चर में कितना गहराई है एंड क्या पैशन है। अर्नेस्ट ग्लैंस, चेहरे को देखिए। बट टू माई सेल्फ दाई टर्न since none put by the curtain I have drawn for you। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, क्या कहते हैं, ये लाइन को थोड़ा सा याद रखिए। क्या कह रहा है देखिए, कि देखिए इस चेहरे को कितनी गहराई है, पैसन है, इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस। इस पिक्चर में देखिए क्या रौनक है चेहरा पे। बट टू माई सेल्फ दैट टर्न, केवल मैं अपने लिए ही इस पिक्चर को के पर्दा को हटाता हूं और देखता हूं। Since none puts by the curtain I have drawn for you but I, आज तक मैं केवल अपने लिए ही इस पर्दा को हटाकर इस पिक्चर को देखा करता था, लेकिन आज मैं पहली बार ये कर्टन यानी पर्दा को हटाया है। किसके लिए? फॉर यू, आपके लिए। आप भी देख लीजिए। ऐसे में अजनबी पराये मर्द को कभी, है ना, स्ट्रेंजर्स लाइक यू, आपके जैसे अजनबी को मैंने आज तक कभी भी ये पिक्चर को नहीं दिखाया, लेकिन आज मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूं। आप देखो इस पिक्चर को,
and seemed as they would ask me, and seemed as ऐसा प्रतीत होता है, they would ask me कि लोग मुझसे पूछते हैं, if they durst, how such a glance come there, so not the first are you to turn ask us। और ऐसा मालूम प्रतीत होता है कि आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसे हिम्मत, ऐसे ड्रस्ट, ऐसी साहस चेहरे पे कैसे है इस पिक्चर में। हाउ सच अ ग्लांस कैम देयर, कि ऐसी ग्लांस जो है, ऐसे चित्र, ऐसा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसे है इस पिक्चर पे। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दिस, इसलिए आप कोई पहले व्यक्ति नहीं है जो आप ऐसा क्वेश्चन कहेंगे। सर आप कोई पहले व्यक्ति नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि जब तुम वहां पे थे तो ऐसा स्माइल, ऐसा चेहरा पे जो रौनक है, ऐसा जो हिम्मत है, वो साहस कहाँ से आया इस पिक्चर में। फिर देखिए क्या कहते हैं, ओ सॉरी एक मिनट बाबू, कोई भी लाइन का प्रॉब्लम हो तो उस लाइन को स्क्रीनशॉट करके आप उसे अंडरलाइन करके मुझे भेज देंगे, मैं दोबारा से हिंदी समझा दूंगा। यदि आपको कोई भी लाइन में किसी प्रकार की भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं एक एक लाइन को डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं कि कर्टन को मैंने आपके लिए हटाया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जो मुझसे क्वेश्चन किए हैं इस तरह का। दिस इट वाज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल दैट स्पॉट, कह रहा है कि यह केवल उसके हस्बैंड का, यानी मैं केवल वहां प्रेजेंट नहीं था कि इस तरह से वो देख रही है, और भी कुछ ऐसे प्रेजेंस थे जिसके कारण उन्हें जो पिक्चर है उसमें एक ऐसा स्माइल दिखाई दे रहा है, एक ऐसा हिम्मत दिखाई दे रहा है। और वो क्या है वो आगे डिस्कस होगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा। वो क्या है थोड़ा सा दिखाई। अभी मैंने आपसे कहा था कि ये जो पोएम है ये हेरोइक कपलेट है, तो सबसे पहले तो हम हेरोइक कपलेट को समझेंगे। हमने कहा कि ये हेरोइक कपलेट है, तो कपलेट तो आपने पहले भी पढ़ा था, 2 लाइन का जो पोएम होता है ना उसे हम कपलेट कहते हैं। हेरोइक किसको कहते हैं, देखिए यहाँ देखिए वाल और कॉल को पढ़ेंगे तो आप दोनों का देखिए लय, राइम जो है सेम आ रहा होगा, सेम राइम। आप ध्यान से पढ़ो, बाल और कॉल सेम आ रहा है तो ये एक कपलेट हो गया, एक क्या हो गया, एक हेरोइक कपलेट। तो ऐसा 28 हेरोइक कपलेट है इसमें, याद रखना है। कितना हेरोइक कपलेट है बच्चा, 28 हेरोइक कपलेट है। कितना हेरोइक कपलेट है, याद रखना है 28, याद रखना है कितना हेरोइक कपलेट है बच्चा, 28 हेरोइक कपलेट है इसमें, याद रखना है। तो यहां पर आपने देखा क्या था, पहला वाल ए, कॉल ए, फिर देखिए हैंड्स और स्टैंड्स, हैंड्स बी, स्टैंड्स बी, है ना, हैंड्स स्टैंड्स बी बी, सेड रेड सी सी, काउंटिनियंस ग्लैंस डी डी, बाई आई ई ई, ड्रस्ट फर्स्ट एफ एफ, नॉट स्पॉट जी जी। तो ये जो आप राइम स्कीम आपने देखा, जो राइम स्कीम आप जो देख रहे थे ये सबका सेम आ रहा था। क्या क्या आ रहा था, ए बी बी, सी सी, डी डी, ई एफ एफ, है ना, ये जो सेम आ रहा था, जी जी, एच एच, तो ये जो सेम राइम स्कीम है ना बाबू, इसे हम लोग कपलेट कहते हैं। और कैसा कपलेट कहते हैं, हेरोइक कपलेट कहते हैं। तो ये पूरा 56 लाइन में ऐसा ही आपको 28 जो है राइम स्कीम मिलेगा, सेम है ना। वाल कॉल ए हो गया, हैंड्स स्टैंड्स बी हो गया, सेड रेड सी हो गया, कंटिन्यूएंस एंड ग्लांस डी हो गया, बाय आई ई हो गया, है ना, ड्रस्ट फर्स्ट एफ हो गया, नॉट स्पॉट जी हो गया। तो ये तो हो गया आपका हेरोइक कपलेट, समझ गए। अब आप देखे हैं इसमें सर लिखा हुआ था एम्बिक पेंटामीटर, अब आप पेंटामीटर को भी समझ ही लो।
यहाँ पर पढ़ो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने को ये 8 है, लेकिन इसमें कौन कौन सा वर्ड टूट सकता है ये आप देखेंगे। तो यहाँ देखिए पेंटेड, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टूट रहा है, पेंटेड टूट गया। और कौन टूट रहा है? डच, एस। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 जो है का आधा कितना होता है? 5, इसलिए ये पेंटामीटर हो गया। क्या हो गया? पेंटामीटर हो गया। एम्बिक का क्या रूल है? तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर एस्केंसन नामक एक चैप्टर मिलेगा। एस्केंसन नामक चैप्टर को देखिएगा, उसमें डिटेल करके बताया गया है कि मीटर कैसे पहचानना है और कैसे जानेंगे कि एम्बिक पेंटामीटर है, टेट्रामीटर है, ट्राईमीटर है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग आगे पोएम को डिस्कस करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कह रहे थे कि देखिए ऐसे आप अकेले नहीं है जो ऐसे क्वेश्चन किया कि आपकी पत्नी इतना ज़्यादा खुश क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉल द स्पोर्ट दैट स्पोर्ट, कॉल दैट स्पोर्ट, कहते हैं कि केवल मैं ही नहीं था, वहां पर और भी कोई था। कौन था? ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक परहैप्स फेरा फैंडोल्फ चांस टू से, कि आप जो ये खुशी देख रहे हैं डचेस के चीक पर, शायद फेरा पेंडोल्फ नहीं, चांस टू से, को अवसर मिला होगा कुछ कहने का। हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज रिस्क टू मच, क्योंकि मेरी जो वाइफ थी ना, वो लॉन्ग वाला जो है वो पहनती थी, मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको, नॉर्मली तो भाई ऐसे भाई इंडिया में लोग उसे क्या कहते हैं, ब्लाउज कहते हैं। तो जो ड्रेस पहनती थी ना, वो थोड़ा सा पूरा फुल बाजू का पहनती थी, इसलिए शायद कमेंट किया होगा पेंटर ने। पेंटर का क्या नाम है? फेरा पेंडोल्फ, कि भाई आप थोड़ा सा ज्यादा ही आप ढक लिए हैं, थोड़ा सा आप उसको कम कीजिए। तो हम लोगों ने अभी देखा कि वो बता रहे थे डचेस के बारे में कि डचेस की जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, उसके पीछे का रीज़न ये भी था कि फेरा पेंडोल्फ ने उस पर कमेंट करा था कि भाई और इसी से वो अपने खुशी को छिपा नहीं पाई। एंड मस्ट नेवर, एंड क्या कर रहा है? पेंटर मस्ट नेवर होप टू प्रोड्यूस द फ्रेंट, और नहीं तो वो ऐसा पिक्चर प्रोड्यूस नहीं कर पाता। हाफ फ्लस दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, ऐसे मानो जैसे आधी हंसी बाहर है और आधी हंसी उसके गर्दन में ही जो है, मतलब थ्रोट में ही रह गया है। पुंडुपेन हंस भी नहीं पाई है और पुंडुपेन जो है दबा भी नहीं पाई हंसी को। तो बिल्कुल ही ऐसा पिक्चर प्रोड्यूस किया गया है पेंटर के द्वारा, क्योंकि उसे आधी हंसी जो है हंस पाई है और आधी नहीं, क्योंकि मैं भी तो सामने था। डचेस के बारे में कह रहा है कि भाई डच जो है, किंग जो है, ड्यूक जो है, वो सामने ही था। सच स्टफ वाज कट सी, और शायद ऐसा मेरी वाइफ ने इसलिए किया होगा कि सी थॉट कि वह एक कट सी था, एंड काउज इनफ फॉर कॉलिंग ऑफ दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और आई थिंक सी हैड, कि आई थिंक कि ये काफ़ी है ये काउज कि ऐसा चेहरे पर स्माइल मेरी वाइफ का, यानी लास्ट डचेस का क्यों था। शायद उसके अनुसार ये कटसी था, शिष्टाचार था, धन्यवाद देने का तरीका था, इसलिए वो मुस्कुराने की कोशिश की। फिर कह रहे सी हैड हर्ट, हाउ सेल आई से, सी हैड, क्या करे, सी हैड अ हर्ट, बड़ा दयालु थी। हाउ सेल आई से, कैसे कहूँ, टू सून मैड ग्लैड, टू इजली इम्प्रेस्ड, क्या कहूँ उसका दिल कैसा था। हाउ सेल आई से, मैं कैसे कहूँ, टू सून मैड ग्लैड, बहुत जल्द वो खुश हो जाती थी। अच्छा, खुश होती भी क्यों नहीं? आपको मैंने बताया ना कि 25 साल के थे ड्यूक, और वो 14 साल की वो बच्ची थी। डचेज कितनी साल की थी? मात्र 14 साल की थी। तो बहुत जल्द खुश होती थी। एंड टू इजिली इम्प्रेस्ड, वो बहुत जल्द इम्प्रेस हो जाती थी किसी से। सी लाइक्ड व्हाट एवर, जो भी देखती थी उससे वो
पसंद करने लगती थी। शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। वो चारों तरफ इधर उधर देखती थी, चंचल, जैसे मानो एक छोटी बच्ची की तरह। सर, इट वॉज ऑल वन, माई फेवर एट हर ब्रेस्ट। सर, इट वॉज ऑल वन, माई फेवर एट हर ब्रेस्ट। मुझे देख के खुश होती थी, लेकिन वो सभी को देख के खुश होती थी, केवल मुझे ही देख के खुश नहीं होती थी। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द बेस्ट, जैसे सूरज पूरब में उगता है और हर दिन पश्चिम में डूबता है, उसी प्रकार ये जैसे सभी को देख के खुश होती थी, उसी तरह मुझे भी देख के खुश होती थी। मैं स्पेशल नहीं था उसके लिए। द बो ऑफ द चेरीज सम ऑफिशियस फूल, द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रॉक इन द ऑर्चर्ड ऑफ हर। वो किसी भी बेवकूफ जो हमारे ऑफिशियस फूल था, हमारे यहाँ का कलर नौकर कुछ भी लाके उसको दे देता था, उससे देख के भी वो बहुत खुश हो जाती थी, उससे भी वो इम्प्रेस्ड हो जाती थी। ब्रॉक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, सी द वाइट म्यूल सी रोड विद द राउंड ऑफ टेरिस। और वो जाके व्हाइट म्यूल, जो व्हाइट खच्चर जिसको म्यूल मतलब खच्चर, जिसपे वो घुड़सवारी करती थी, जिसपे वो बैठती थी और राइड करती थी, टेरिस पर चढ़ के उसे भी देखती थी। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लश एट लिस्ट। और आप इसी ब्लश को देख सकते हैं। सी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक्ड somehow I know not how as if। वो सभी लोगों को गुड, अच्छा और बुरा सभी को धन्यवाद देती थी, वो सभी को फेवर करती थी, सभी को देख के स्माइल करती थी। I would draw from her like the approving speech। किसी को भी देख के वो खुश हो जाती थी, केवल मुझे देख के ही नहीं, सबको देख के वो खुश होती थी, सबको धन्यवाद देती थी। somehow I know not how as if she ranked my gift of 900 years old। उसको कैसे बताएं कि एक फूल जो सामान्य चीज देने पर भी थैंक यू कह देती थी, जबकि मैंने उसे क्या दिया था, माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम। मैंने तो उसे 900 साल पुरानी नेम उसको गिफ्ट किया था, और वो नेम था डचेज का उपाधि मिला था। मेरे पूर्वज, चूंकि मैं राजा हूं और मेरे राज घराने की वो बहू बनी थी, डचेज बनी थी, तब भी मेरे साथ वो सेम व्यवहार करती थी विथ एनी बॉडीज गिफ्ट। जैसा कि कोई अन्य कोई गिफ्ट देता है तो थैंक यू बोलती है, उसी तरह मुझे भी थैंक यू बोलती थी। हु वुड स्टूप, यहाँ स्टूप मतलब स्टॉप, टू ब्लेम, कौन उसे मना करे इन चीजों से, कौन अपने ऊपर ब्लेम ले। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई ब्लेम लगे। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, ये तुच्छ कामों को करके मैं अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहता था। ये मैं नहीं कहना चाहता था कि मुझे ये सब बात पसंद नहीं है, तुम्हारा इन चीजों का इस तरह से सभी को देखकर हंसना और सभी को धन्यवाद कहना। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, हो सकता है ये सब बातें याद रखना है, ये तो ऐसे ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एनवॉय से कहा जा रहा है, जो नया अगुआ आया है, इनको दोबारा शादी करना है तो ये बहुत लालची किस्म के, तो उसी को ये सब दिखा रहे हैं पिक्चर वगैरह, और कहना चाहते हैं कि देखिए हम अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। विच आई हैव नॉट, कह रहा है कि इन स्पीच एनवॉय से कह रहा है कि हो सकता है कि आप में वो कला हो कि आप डायरेक्ट किसी को नहीं बोल दें, बट मेरे अंदर वो कला नहीं है कि किसी को डायरेक्ट टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कह दूं उसे कि यह बात और वह बात तुम्हारी मुझे पसंद नहीं है। वो एनवॉय से कहते, हो सकता है ये आपके अंदर टैलेंट हो कि आप किसी को क्लियर बोल दें कि ये बात आपकी पसंद है और ये बात मुझे पसंद नहीं है। हियर यू मिस और देयर एक्सीड्स द मार्क, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे कह सकूं कि यहाँ पर तुम्हारी ये गलती है, यहाँ पर तुम ये लिमिट को पार कर रही हो। एंड सी लेट इफ सी लेट herself be lessened so nor plainly set, और यदि वो इस लेसन को प्लेनली नहीं ली और मिस कंसेप्शन हो गया, तब तो मेरे ऊपर ब्लेम लगा देगी। herself to listen so nor plainly set her bits to yours, उतनी समझदारी नहीं है कि forsooth and mad excuse, कि वो उस बात को समझ सके
हो सके कि वो एक्सक्यूज देने लगे, कई तरह की बातें बनाने लगे। इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग, कौन रोके, आई चूज नेवर टू स्टॉप। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कभी इसे मना ही नहीं करूंगा, मैंने कभी मना नहीं किया उसे। ओ सर, सी स्माइल्ड, क्या बताएं सर, नो डाउट। वो हंसती थी, मुस्कुराती थी। वेन एवर आई पास्ट हर, जब मैं उसके पास से होकर गुजरता था तो वो मुस्कुराती थी। बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल, मैं जब भी इसके सामने से गुजरता था तो वो मुस्कुराती थी, लेकिन मेरे अलावा भी यदि उसके पास से कोई दूसरा कोई भी गुजरता था तब भी वो बहुत मुस्कुराती थी। दिस ग्रीव, यह बढ़ता ही गया, यह बढ़ता ही गया। वो मुझे देख के भी मुस्कुराती थी और अन्य लोगों को देख के भी मुस्कुराती थी। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मुझे तो पसंद नहीं था उसका इस तरह से मुस्कुराना पराये मर्द को देखकर, और ये उसकी स्थिति बढ़ता ही गया। आई गेव कमांड्स, ये बड़ा अच्छा लाइन है। तो मैंने कमांड दिया, आई गेव कमांड्स, मैंने कमांड्स दे दिया। यहाँ पर याद रखना बच्चा, कमांड का मतलब है अपनी पत्नी को मारने के लिए, जहर देने के लिए कमांड दिया गया था। तो मैं डायरेक्ट वे में तो मना नहीं कर पाया अपने वाइफ को कि तुम मत मुस्कुराओ पराये मर्द को देखकर। अरे भाई वो मात्र 14 साल की थी। कितनी साल की थी रानी? 14 साल की थी। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, आई गेव कमांड, यानी मैंने कमांड दिया कि इसे मार दिया जाए जहर देके। एंड देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, उसकी सारी मुस्कुराहट वहीं खत्म हो गई। तो यहाँ पर खत्म हो गई मतलब 1561 ईस्वी में अपनी वाइफ को ही जहर देके मरवा दिए। देयर सी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, देखिए ना आज भी दीवार पर देखिए जरा, देखिए कैसा पिक्चर में लग रही है, लग रही है ना कि अभी भी जिंदा है। विल इट प्लीज यू सर, राइट। कह रहा है कि क्या ये आपको खुशी मिली यह चीज को देखकर, इसे देखकर? वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, द कंपनी बिलो देन, आई रिपीट, मैं बार बार कहता हूं, द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफियंस। यहाँ म्यूनिफियंस फिशेंस का अर्थ होता है उदार। फिर से वो अपने मैटर पर लौट आता है, और चूंकि इसको दहेज लेना था तो कहता है छोड़िए इन बातों को, अच्छा लगा। वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, आई रिपीट, मैं दोबारा कहता हूं, ये शुरू में भी कहा था दहेज की बात। द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस, मुझे पता चला है कि तुम्हारे जो मालिक है, जो काउंट है, राजा है, वो बहुत ही बड़ा उदार है, और इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस, और यह पर्याप्त है कि तुम्हारे, प्रिटेंस मतलब दिखावा होता है, तुम्हारे जो मालिक है वो दिखावा नहीं करते हैं। ऑफ माइन फॉर डॉरी विल बी डिसलॉयड, ऑफ माइन फॉर डॉरी विल बी डिसअलाउड, मेरे लिए डॉरी तो मायने नहीं रखता है। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, मुझे तो केवल उनकी बेटी चाहिए। एज आई अबॉर्ड, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। एट स्टार्टिंग, शुरू में ही मैंने कह दिया था, इज माई ऑब्जेक्ट, कि मेरा मूल ऑब्जेक्ट जो है, मुझे तो बस राजा की बेटी चाहिए। ऐसे मैं जानता हूं कि बहुत दयालु हैं राजा, काउंट जो है बहुत दयालु हैं, अपनी बेटी को तो गिफ्ट देंगे ही देंगे। मुझे डॉरी ऐसे पसंद नहीं है, मुझे तो उनकी केवल बेटी पसंद है। स्टार्टिंग, मैंने शुरू में ही कहा, इज माई ऑब्जेक्ट, कि उनकी बेटी मेरी ऑब्जेक्ट है। नाय नाय, वी विल गो टुगेदर डाउन सर, नोटिस नेपच्यून। इतना कहने के बाद, ये इतना इसलिए कहते हैं, ये इसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि मुझे दहेज तो चाहिए ही चाहिए, बिना दहेज की शादी नहीं होगी। ये बीच बीच में याद कराने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन फिर यहाँ पर एक बात पुनः उसको दोहराया जा रहा है, अपने आप को बड़ाई किया जा रहा है। क्या बड़ाई करते हैं देखिए, यहाँ पर कहते हैं टुगेदर डाउन के बाद कि नोटिस नेपच्यून, नेपच्यून सी गॉड है, याद रखना है, समुद्र की जो गॉड है वो नेपच्यून है। दो टैमिंग और सी हॉर्स, देखो कैसा नेपच्यून जो है सी हॉर्स को थॉट रेयरिटी। देखिए इस पिक्चर को, जो सी गॉड है कैसे घोड़े पर जो है टैमिंग और सी हॉर्स को इस तरह से थपथपा रहा है और स्नेह दे रहा है।
थॉट रेयरिटी, रेयरिटी के बारे में सोचिए। रेयरिटी का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा पिक्चर आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, ये सब बड़े घराने में ही ऐसा पिक्चर मिलता है। दीवार पे एक और पिक्चर दिखा रहा है और इसके माध्यम से वो कहना चाह रहा है कि वो बहुत बड़े घराने के हम लोग हैं। विच क्लाउज ऑफ इंसबर्ग, यहाँ पर याद रखना ये इंसबर्ग भी जो है ये इमेजिनेटिव कैरेक्टर दिखाया गया है, ये स्कल्प्टर है, मूर्तिकार है। इसके कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, वो क्या कह रहे हैं कि यह मेरे लिए स्पेशली जो है ब्रॉन्ज में बनाया है। किसने बनाया है? तो इसे बनाने वाला कौन है? इंसब्रक, कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। ये ब्रॉन्ज का मूर्ति जो है जो कि मूर्ति किस चीज का है? तो नोटिस, नेपच्यून है। कौन है? नेपच्यून है, समुद्र का देवता, जो किस चीज से बना हुआ है? किसके द्वारा? क्लाउज इंसबर्ग। ये भी इमेजिनेटिव कैरेक्टर है, बड़ाई करने के लिए किया गया है ताकि लगे कि हम बहुत जो ड्यूक जो है बहुत बड़ा राजा है, दयालु है। और इस माध्यम से ये सारा जो है ताम झाम इसलिए किया जा रहा है ड्यूक के द्वारा क्योंकि इसे दोबारा से शादी करना है, और दोबारा से शादी करना भी है और दहेज भी लेना है मोटी रकम। इसलिए राजा का बड़ाई भी कर रहा है कि हम सुने हैं तुम्हारा राजा बहुत, जो तुम्हारा मालिक है वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही वचन के पक्के हैं, और इसलिए ये इतना तारीफ किया जा रहा है ताकि इन्हें दहेज में बहुत मोटी रकम मिले। इसलिए बार बार उसे याद भी करा रहा है और फिर यह भी कह रहा है कि नहीं, हमें तो केवल आपकी बेटी चाहिए, यानी मालिक की बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दहेज मुझे हमें पसंद नहीं है। ऐसे हम जानते हैं आपका मालिक बहुत दयालु है, वो खुद ही इतना देंगे कि सोचना ही नहीं। वो खुद बोले थे जो जो चीज़ है वो तो दे ही देंगे। आई रिपीट, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, उनसे पहले ही बात हो गई है कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। और इस तरह से जो है अपने सेकेंड मैरिज के लिए जो है अपने लास्ट वाइफ यानी लास्ट जजेस को वो याद कर रहे हैं, पिक्चर के माध्यम से एनवॉय को दिखा रहे हैं। देखिए इस पिक्चर को देखिए, ये मेरी पिछली पत्नी यानी लास्ट डचेस का चित्र है, जिसको आप देखकर समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा प्यार करते थे अपने वाइफ को। और इस तरह से एनवॉय को खुश करने का कोशिश किया, लेकिन एनवॉय अच्छे तरीके से समझ गया कि ये जो ड्यूक है वो एक नंबर का लालची है और क्रूएल है। इसने अपनी पत्नी को जानबूझ के मरवा दिया। और इस तरह से पोएम जो है ख़त्म हो जाता है। पोएम कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। पोएम का लाइन बाय लाइन में, यदि आपको कोई भी लाइन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 8540049588 पर। जो भी लाइन दोबारा से समझना हो उस लाइन को दोबारा से समझा दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इंग्लिश ऑनर्स के 2 स्टूडेंट के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।